नमस्कार। धुमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए द्वंद्व उपन्यास का 5वां तथा अंतिम अध्याय। लेखिका सुधा मूर्ति। इसके सारे अध्याय 1 से 5 तक आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मुकेश को लगा जैसे सोनिया से मिले कई युग बीत गए। हवाई जहाज से उसे देखने पर एक तरफ खुशी भी हुई, अभी तो यह सिर्फ मेरी है, कल किसने देखा, पर इसे वह बात बताऊं कैसे, शुरू कैसे करूं। सोनिया को देखते ही सारे सवाल गायब हो गए। कार में मुकेश चुपचाप बैठा था। सोनिया ही बोलने लगी। पिताजी ने 60 साल की जिंदगी बिताई, अपने पीछे कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं चढ़ी, छोड़िए अच्छी मौत मरे। पिताजी ने कष्ट रहित मृत्यु और अवलंबन रहित जीवन दोनों पाए। यह सब सोचकर आपको धैर्य रखना चाहिए, इतना दुखी होना सही नहीं। दुख उसका नहीं है, मुझे तो दूसरी ही समस्याएं सता रही हैं, मुकेश ने जवाब दिया। घर पहले जैसा ही है, सोनिया भी वैसी ही है, सिर्फ बदला है तो मुकेश। पिछले 2-3 हफ्ते में उसे जो चोट पहुंची है उससे अभी सचेत नहीं हो पाया, उसे अपने पर ही काबू नहीं। जिसके दर जाता वहीं ठोकर खाता। पता नहीं इस दर पर कितनी देर टिकेगा। सोनिया को मुकेश से खूब बातें करनी है, बहुत कुछ पूछना है। त्रिवेदी जी ने सोनिया के साथ ससुर की तरह ही नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह ही पेश आते थे। लड़कियों के प्रति वे नरम रहते थे। वे जब भी लंदन आते तो सोनिया भारत जाती तो दोनों बिछड़े दोस्त की तरह खूब बातें करते। हर बात पर वे सोनिया की सलाह लेते। बहू पर उनके लिए वह सोनिया बेटे की ही थी। सुमन भी पारंपरिक सास जैसी नहीं थी, वह मानवीय और समझदार थी। कोई भी चीज खरीदती, साड़ी हो या गहना, तो एक ही कीमत की 2 चीजें लाती। नीलू जब शादी करके चली गई तो उन्होंने सोनिया को ही नीलू का स्थान दे दिया। सोनिया के भाग्य को देखकर उसकी बहनें अंदर ही अंदर चिढ़ती थी। उसकी बड़ी बहन पूनम ने एक बार उससे कहा था, सोनिया बेटी तो बेटी ही होती है, पर बहू बहू। तुम कानपुर में रहती कहाँ हो? 2 दिन के लिए आती हो फिर चली जाती हो, इसलिए तुम्हारी सास बेटी के घर सब कुछ पहुंचाती होगी। ये बातें सुनकर सोनिया दीदी की अज्ञानता पर मन ही मन हंसती थी और बोलती, दीदी मेरे सास ससुर साक्षात पार्वती परमेश्वर की तरह हैं, तुम्हारे सास ससुर जैसे नहीं हैं। मुझे कभी भी बहू होने की नज़र से नहीं देखा, अपनी बेटी ही माना है। मुझे नीलू दीदी से ज़्यादा प्यार करते हैं। उतने अच्छे ससुर अब नहीं रहे। वेदांत की भाषा बोलकर वह मुकेश को सांत्वना दे रही थी, पर खुद अंदर से तड़प रही थी। उसके अंदर दुख भरा हुआ था। पैर में चोट आने की वजह से वह अस्पताल में भर्ती हो गई थी और भारत जा नहीं पाई। अगर अन्य कोई बीमारी होती तो उसकी परवाह किए बिना पिताजी के अंतिम दर्शन करने जरूर जाती। मुकेश भी अब लौट आया है। बेचारी मान जी अकेली पड़ गई होंगी। उनके साथ रहने के लिए मुझे पता नहीं कब जाना होगा। यही सब सोचती सोचती सोनिया खाना बना रही थी। पिछले 3 हफ्तों से भारत से मुकेश जब तब फोन कर लिया करता था, पर कोई भी संदेश स्पष्ट नहीं होता। टूटे फूटे वाक्य, बीच बीच में फ़ोन काट देना, बातों को रोक देना, बस ऐसे ही चलता। जिस घर में मृत्यु हुई हो वहाँ का मनोभाव कुछ अलग ही होता है। इसके अलावा मुकेश अन्य लड़कों जैसा नहीं था। उसे माँ बाप से बेहद लगाव था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था। सोनिया अपने पति को अच्छी तरह जानती थी। उसने मुकेश से ज़्यादा प्रश्न नहीं किए। मुकेश के घर लौटने के बाद वह सारी कहानी सुनना चाहती थी। वो अमृतसर का ट्रिप, वो 6,000 पाउंड, सबके बारे में पूछना चाहती थी। मुकेश चुपचाप बैठा था। सोनिया ने किचन में एक शेल्फ पर भगवान के सारे चित्र रखे थे। मुकेश की नज़र वहीं टिकी थी। सोनिया ने लक्ष्मी पूजा की थी। भगवान के चित्रों पर चढ़ाए फूल, थाली में पूजा की सामग्री आदि उसकी भक्ति और धर्म की में अटूट विश्वास को दर्शा रहे थे। सोनिया ने रसोई में एक पंचांग भी लटका रखा था, जिससे उसको तीज त्योहार का पता लग चल सके। हॉल में टीवी के ऊपर उन दोनों का फोटो रखा है। सेहरा बांधे राजकुमार जैसा मुकेश का फोटो और घूंघट की ओट में शर्म से झुकी सोनिया का फोटो। म्यूजिक सेट पर भी दोनों के बचपन के फोटो थे। खोया हुआ सा मुकेश अपने आप से पूछ रहा था, मैं कौन हूँ? खाना तैयार है, प्लीज टेबल पर थालियां लगा दीजिए। सोनिया की आवाज़ सुनकर मुकेश इस दुनिया में लौट आया। थालियां लगाना मुकेश की ही ड्यूटी थी। वह उठा और यांत्रिक रूप से थालियां लगाने लगा। इतनी गहरी सोच में क्या बात है? आसमान तो नहीं फटा जा रहा? सोनिया ने मुकेश को बातों में लगाने की कोशिश की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे मायके से कौन कौन आया था? माँ और पिताजी तो जरूर आए होंगे। मेरी बहनों में से कौन आई थी? सभी आई थी।
नीलू दीदी को तो बहुत दुख हुआ होगा, मैं रोज़ उनसे फ़ोन पर बात करती थी। आप तो मिलते ही नहीं थे। हाँ, मैंने सोचा था कि आप पिताजी के फ़ोटो एनलार्ज करवा कर लाएंगे, लाए क्यों नहीं? अरे भूल गया। मुकेश का मन कह रहा था जिसका फ़ोटो मन में बसा हो उसके फ़ोटो को एनलार्ज करने की क्या ज़रूरत है? माँ जी कैसी हैं? अकेली पड़ गई होंगी, उस बड़े घर में पता नहीं कैसे रहेंगी, सोचने से भी डर लगता है। पता नहीं, माँ जी थोड़े दिनों के लिए नीलू दीदी के घर में रहने के लिए भी नहीं मानेंगी, उनकी आदत में अच्छी तरह जानती हूँ। अरे आप तो उनके लाडले हैं, आप ही उनको ज़बरदस्ती कुछ दिन यहाँ के लिए यहाँ ले आइए। उनके आने से घर घर भरा भरा रहेगा। आपने उन्हें आने के लिए कहा या नहीं? मुकेश ने कोई जवाब नहीं दिया, खाना खत्म करके उठ गया। सोनिया को समझ में नहीं आया कि मुकेश को क्या हो गया है। पहले कभी उसने इस तरह व्यवहार नहीं किया। मुकेश एक किताब लेकर बैठ गया। खाना खाने के बाद वह किताब लिए लेटा था। उसने किताब हाथ में सिर्फ पकड़ रखी थी, पढ़ नहीं रहा था। उसका मन कहीं और भटक रहा था। काम खत्म करके सोनिया कमरे में आई। शर्मिली मोहक हंसी हंसते हुए वह मुकेश से सटकर बैठी और पूछा, क्या इरादा है? सोनिया, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। इसको सुनने के बाद तुम जैसा ठीक समझो वैसा कर सकती हो। हाँ बताइए, बात क्या है? एक ही सांस में मुकेश ने पिछले 20 दिनों में घटी सारी घटनाएं सुना डाली। सोनिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हुआ। मुकेश आके बोला, सोनिया मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। अब तक मैं खुद इस सच्चाई से अनजान था। मुझे भी ये सब बातें अभी पता चली, मैंने तुम्हें बताई। तुम अब जान गई हो कि मैं भारतीय नहीं हूँ, रेड इंडियन हूँ। मेरी जात, कुल, धर्म सब अलग है। मैं एक परदेसी हूँ, एक जंगली जनजाति के नीचे कुल का। क्या अब भी तुम मेरी पत्नी बनकर रहना पसंद करोगी? तुम आराम से बैठकर सोच लो, तुम्हें जो मंजूर होगा वही मुझे भी मंजूर होगा। हाँ, अब चूंकि मैं त्रिवेदी जी का असली बेटा नहीं हूँ, मैं उनकी संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा। हम लोग पहले की तरह अमीरी का सुख अब भोग नहीं सकते। मैं अब एक बहुत साधारण आदमी हूँ। मुझे ही अपने अस्तित्व का ठीक से पता नहीं। सोनिया, ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारा जो भी निर्णय होगा बिना हिचक मुझे बताओ। तकिया और चादर लेकर मुकेश हॉल में चला गया। वहीं सोफे पर लेट गया। तकिया के लिए बैठकर सोनिया तर्क वितर्क सही ठीक से सोच पाए। मैं वहाँ रहूँगा तो उसे दिक्कत हो सकती है। मेरी जीवन संगनी है, उसे सोचने की आज़ादी देना मेरा कर्तव्य है। सोनिया को एकदम जैसे बिजली का करंट लग गया। उसे इस सच्चाई पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी ने उसके खानदान को देखकर, जाति बिरादरी को देखकर शादी की थी। अच्छे कुल के ब्राह्मण है, ऐसा ही सोचा था। अब ना तो वह ब्राह्मण है ना पंजाबी, वह तो इस देश का ही नहीं, कोई जंगली कबीले के कुल का है। उसके सामने रेड इंडियन की छवि दिखाई दी। हाथ में भाला, सिर पर पंख सजाए, मुंह पर भड़कीले रंग पोतकर नाचते लोग। उसने सुना है, फिल्मों में देखा है। मेरा पति इनमें से एक है, यह सोचने पर भी शरीर कांप जाता है। वे लोग मांसाहारी नहीं, नरभक्षक भी होते हैं। ऐसे कुल के आदमी से मैंने शादी की। सोनिया के शरीर से पसीना छूटने लगा। दूसरे ही क्षण उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य आया। रेशम की धोती पहने गंगा के तीर पर संध्या वंदन करता मुकेश का चेहरा। वह असली ब्राह्मण है। पूजा करते समय उसके चेहरे पर जो तेजस्विता दिखाई देती है वही साक्षी है। उसके गुण, उसके आचरण बताते हैं कि वह ब्राह्मण है। पर यह रेड इंडियन, इसमें से असली मुकेश कौन सा है? सोनिया का विवाह धार्मिक विधि विधान से हुआ। त्रिवेदी जी का स्टेटस देखकर ही सोनिया के पिताजी लड़की देने के लिए राजी भी हुए। सोनिया का भाग्य देखकर उसकी बहनें जलती थी। सोनिया को भी अपने ससुर के स्टेटस पर गर्व और गौरव दोनों था। उस संपत्ति को मुकेश ने अब ठुकरा दिया, यानी अब वह अमीरी नहीं रही। अपनों के बीच हमारा क्या हाल होगा? सारी जिंदगी कमाने पर भी इतनी संपत्ति नहीं जोड़ पाएंगे। इस संपत्ति को ठुकराने से पहले मुकेश एक बार पूछ तो लिया था। उस क्षण उसे गुस्सा आया, लेकिन थोड़ी देर और सोचने के बाद उसे मालूम हुआ कि अहम और अभिमान तथा स्वयं और स्वाभिमान में कितना फर्क होता है। तब उसे लगा कि मुकेश ने जो कुछ किया ठीक ही किया। उस संपत्ति से हमें कभी सुख नहीं मिल सकता, वह हमारे जीवन को दुखमय बना देगा। मुकेश अपने पिताजी की तरह था। कृतज्ञता को जताने के लिए त्रिवेदी जी ने सारी संपत्ति बेटे के नाम लिख दी थी। उत्तराधिकार को संपत्ति से नहीं नापा जाता, यही अगर मापदंड ही तो एक पैसा भी नहीं चाहिए। मुकेश ने यह निर्लिप्त भावना अपने पिताजी से ही तो अर्जित की थी। अब सवाल यह है कि सोनिया को क्या निर्णय लेना चाहिए। गौर से देखा जाए तो मुकेश ने आज तक पति के कर्तव्य को निभाने में कोई कमी नहीं की। सोनिया के लिए उसने स्नेह, अनुराग और प्रेम की गंगा बहा दी थी। सत्य की राह पर ही चला वह। उसे अपने अतीत के बारे में खुद नहीं पता था, और पता होता तो बताता जरूर, छिपाता नहीं जैसे अभी बताया।
तब भी बता देता। इसमें इसकी क्या गलती? मुकेश का मानना था कि पति पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। यदि वंश की जड़ें ही खोजने चले तो मुझे खुद नहीं मालूम कि हमारे वंश का मूल कहाँ है, कहाँ से शुरू होता है। अगर दुर्भाग्यवश सोनिया का मूल वैसा होता तो क्या मुकेश उसे छोड़ देता? हरगिज नहीं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, नदी का और ऋषि का मूल ढूंढना नहीं चाहिए, अर्थात वंश का मूल नहीं देखा जाता। कुछ भी हो, शादी के समय मुकेश जो था अब भी वही है। वह ब्राह्मण ही है, उसके मूल से मेरा क्या लेना देना। मैं उसी के साथ रहूंगी। मुकेश वैसे ही घायल हो चुका है, उसे सहारे की सहभागिता की जरूरत है। मैं उसका साथ दूंगी, उसके जीवन साथी बनकर रहूंगी। सोनिया सो गई। सुबह सोनिया चाय लेकर आई। सोफे पर बैठकर मुकेश के कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं आपकी जीवन संगनी हूँ। क्या इतने कमजोर होते हैं? हमारा साथ जन्मों का है, वंशों का नहीं। आप जिस किसी के भी बेटे हो, मेरे लिए तो मेरे पति हैं, मेरे प्राणाधार हैं। मुकेश के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने एहसान भरी नजरों से सोनिया को देखा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ऑफिस पहुंचते ही उसके सहयोगियों ने अपना शोक व्यक्त किया। मुकेश ने सभी के प्रति आभार जताया। फिर मुकेश अपने बॉस डेविड से मिलने गया। उसने सीधे पूछा, मिस्टर डेविड, क्या तुम मुझे पहले अमेरिका का फिर भारत का असाइनमेंट दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आजकल अमेरिका में आकर्षित है। उनके जीवन चित्रण का प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम को करो। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। करोगे? हाँ, जरूर करूँगा। रात में मुकेश ने इस काम के बारे में सोनिया को बताया। वह ज़्यादा ही उत्सुक हो गया था। वह बोला, सोनिया तुम भी चलो, तुमने भी अमेरिका देखा नहीं, दोनों घूम आएंगे। सोनिया बोली, अभी नहीं, आप अकेले जाइए। मैं जानती हूँ कि आप क्यों जा रहे हैं। आप अपने बड़े भाई साहब को ढूंढने जा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? आपको 2 वर्षों से जानती हूँ। देखिए, मेरी एक बात सुनिए। भूसे के ढेर में से सुई की खोज बंद कीजिए। अमेरिका को आपने क्या मिर्जापुर समझ रखा है कि एक दो से पूछेंगे तो पता लग जाएगा? जिस प्राणी को कभी देखा नहीं उसके प्रति लगाव कैसा? वैसी बात नहीं है। रुपिंदर को इतने साल बाद देखने पर वो भी मुझे पराया नहीं दिखी। सोनिया, तुम नहीं समझोगी ये सब। मुझे अपने बड़े भाई का पता लगाना है। तो मैं नहीं जाऊंगी, बेकार में खर्च ही बढ़ेगा। सोनिया का इशारा था कि अब से संभल कर चलना चाहिए। हम पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसा होता तो पिताजी को एक फ़ोन घुमा देना ही काफ़ी होता, पर अब ऐसा नहीं है। नई परिस्थिति में ढलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। गरीबी से अमीरी में कदम रखना बहुत ही सुखद अनुभव है, और यदि इसके विपरीत हुआ तो बहुत कष्ट। इसके पहले भी मुकेश कई बार अमेरिका गया है, पर इस बार तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आजकल भारत से अमेरिका खींचे चले आ रहे हैं। कुछ दशकों पहले केवल निचले दर्जे के कार्मिक या मेधावी विद्यार्थी ही यहाँ आते थे। आजकल सभी अच्छे पढ़े लिखे निपुण लोग भी यहाँ आ रहे हैं। कई लोग यहाँ सफल उद्योगपति भी बन गए हैं। बे एरिया यानी सैन फ्रांसिस्को के आसपास की जगह, इस स्थान पर भारतीयों की संख्या बहुत है। यह जगह भारतीय शहर जैसा बन गया है। इन्हीं लोगों पर प्रोग्राम बनाने के लिए डेविड ने कहा था। मुकेश इस जगह को दूसरे नजरिए से देख रहा था। वह अपने आप को बता रहा था कि यह जमीन मेरी है, मेरे बुजुर्ग यहाँ रहते थे। गोरों ने यह जमीन हमसे हड़प ली। यह देश समृद्ध और विशाल है। अब स्प्रिंग शुरू हो गया है, जहाँ देखो वहीं रंग बिरंगे फूल। अपने असाइनमेंट के साथ उसने सबसे पहले सैक्रामेंटो में रूजवेल्ट अस्पताल का पता लगाया। अस्पताल के पास वाला बड़ा खेत अब भी है। वहाँ के रिकॉर्ड काउंटर से विवरण पाना आसान था। उसमें साफ लिखा था, 31 दिसंबर को रुपिंदर ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। 1968 में जनवरी की 1 तारीख को शंटो विगाट की पत्नी नैनी विगाट ने एक लड़के को जन्म दिया। बच्चे का नाम एड रखा गया। यह उनका दूसरा बच्चा है। पहला बच्चा 6 साल का है। वहीं पास के पुलिस स्टेशन गया तो शंटो और नैनी के मरण की बात दर्ज थी। फिर रजिस्ट्री ऑफिस गया तो देखा एड का दत्तक लिया दाखिला था। अब रावी बिगाट की खोज शुरू हुई। अगर वह एक्सीडेंट के समय मर गया होता तो पास वाले शमशान में 13 मई यानी बुद्ध पूर्णिमा को उसका दाखिला होता। वह पास के 3-4 शमशानों में ढूंढाया, कहीं भी दाखिला नहीं था। इसका मतलब कि रॉबी जिंदा है। अगर वह जिंदा है तो पास के किसी अनाथालय में भर्ती हुआ होगा, क्योंकि इस देश में रास्ते में पड़े बच्चे को कोई उठाकर अपने घर नहीं ले जाता। सरकार उसे अनाथालय में भर्ती कर देती है। यह बात टेड ने बताई। इस जगह पर 2 अनाथ आश्रम थे। पहले में उसका नाम नहीं था, दूसरे में एक बच्चा थोड़े दिन बाद दाखिल हुआ था। उसका दाखिला देखने के लिए मुकेश और टेड निकल पड़े। रिकॉर्ड में उस बालक का इतिहास लिखा हुआ था। उसका नाम मार्टिन है। रास्ते के बगल में एक गड्ढे में वह बेहोश पड़ा था। किसी सज्जन ने उसे अनाथालय में भर्ती करवाया। उस बच्चे की फोटो भी बगल में चिपका रखी थी, जिसमें उसके कपड़े साफ पहचाने जा सकते थे।
उस फोटो को देखने से मुकेश को फोटो जैसा ही अपने जैसा ही लग रहा था। सिर्फ एक फर्क था, मुकेश के गाल पर काला तिल नहीं है। और रुपिंदर ने जैसे बताया था, फोटो में उस बच्चे ने वैसे ही लाल चेक्स की शर्ट पहन रखी थी। मुकेश पहचान गया कि वही उसका भाई है। यहाँ से वह कहाँ गया और अभी कहाँ होगा। उस अनाथ आश्रम की वार्डन का नाम था मार्था। अपनी जवानी में बहुत सुंदर रही होगी, अब प्रौढ़ वयस्क है। रिकॉर्ड को देखने के बाद उसे पिछली बातें याद हुई। वह बोली, हाँ, मार्टिन के सिर में जोर की चोट लगी थी। 7-8 महीने तक उसे पूछला कुछ भी याद नहीं था। उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा, जल्दबाजी ना करें। हम उसे ऐसे ही मार्टिन बुलाते थे, उसका नाम वही पड़ गया। मार्टिन को पूरी तरह ठीक होने में 2 साल लग गए। पढ़ाई में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी, पर संगीत, दस्तकारी, खाना बनाने आदि में वह निपुण था। मुकेश ने वार्डन से पूछा, यहाँ कितने साल रहा? करीब 12 साल। कॉलेज नहीं गया। उस उम्र में यहाँ रहना उसे शायद बोर लगता था। 18 साल बाद एक आज़ाद पंछी की तरह वह यहाँ से उड़ गया। उसकी बचपन की कुछ बातें शायद आई होंगी, या यहाँ पर पूछता कौन है? हर किसी की कोई ना कोई समस्या होती है। पुलिस वालों ने अनाउंस किया था कि यह बच्चा जिसका है आकर ले जाइए, पर कोई नहीं आया। अच्छा, अभी कहाँ है? हमारे यहाँ से निकलने के बाद कोई बच्चा लौट कर नहीं आता। मार्टिन भी नहीं आया। उसके बारे में हमें नहीं पता। किसी ने बताया था कि 6 महीने पहले उसने उसको मार्केट बास्केट में एक मेयास की फूड में वेटर का काम करते देखा है। मेरा भाई रेस्तरां में वेटर है? यह जानकर मुकेश को बहुत कष्ट हुआ। भारतीय विचारों में पले होने के कारण उसे यह सब बुरा लगा, पर अमेरिका जैसे मुक्त समाज में इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता। टेड को धन्यवाद देकर मुकेश मार्केट बास्केट की ओर निकल पड़ा। यह मुकेश की आखिरी खोज थी। मैक्सी फूड के अंदर जाने पर मांस पकने की गंध नाक में भर गई। मुकेश को उल्टी आने लगी। टेबल पर बैठते ही एक वेटर बगल में आकर खड़ा हुआ। सिर उठाकर देखने पर मुकेश को शक हुआ कि कहीं उसी का हमशक्ल था। वही उसका बड़ा भाई है। गाल पर काला तिल। 6 साल के बाद वह भी वैसे ही दिखेगा। आपका नाम मार्टिन है? हाँ, आपके लिए क्या लाऊं? आपसे कुछ बातें करनी है। आधे घंटे में मेरा काम खत्म हो जाएगा, बाहर मेरा इंतजार करिए। मुकेश को भी लग रहा था कि कब बाहर निकलूं। मांस की गंध असहनीय होती जा रही थी। बाहर आकर खड़ा हुआ। ठीक आधे घंटे बाद मार्टिन आया। उसने सिगरेट जलाई। मैं मुकेश त्रिवेदी कहकर उसने हाथ मिलाया। ऐड कहता तो अच्छा होता, पर वह जबान पर आता ही नहीं। दोनों एक टेबल के पास बैठ गए। एक ही माँ के बेटे, दोनों की धमनियों में एक ही रक्त, दिखने में एक जैसे। मुझसे क्या बातें करनी? मैं पहले कभी आपसे मिला हूँ? तुम बचपन में संक्रमित में थे, याद है? हाँ हाँ, कुछ कुछ। ऐड नाम का तुम्हारा छोटा भाई था? हाँ, होगा। तुम्हारे माँ बाप रोड एक्सीडेंट में मर गए थे, पता है? अनाथ आश्रम में रहने के कारण पुरानी बातें ठीक से याद नहीं। आपको क्या चाहिए? मुझे आप ही चाहिए। मुकेश ने अपनी कहानी संक्षेप में सुनाई, साथ में लाई कुछ पुरानी चीजें भी दिखलाई। मार्टिन चकित हो गया। तुमसे मिलकर खुशी हुई कहकर उसने औपचारिकता पूरी की। तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तुम्हारे? मेरा कोई बच्चा नहीं है। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर। घर पहुंचने तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। चलने के पहले वह रेस्तरां और रसोई घर से एक पैकेट उठा लाया। ये गाय का मांस मुझे बहुत पसंद है। आज ही सेल से एक बछड़े को काटा था, उसी के कुछ टुकड़े ले आया, मार्टिन ने कहा। सामने गोमाता की पूजा करती सुमन की छवि मुकेश की आंखों में दिखाई दी। पूजा के बाद नीलू गाय को चावल और गुड़ खिलाती थी। मां को देखकर मुकेश भी गौमाता की पूजा करता था। गौ मांस, बछड़े का मांस, ये सब वह सुन भी नहीं सकता। गाय पूजनी है, परम पवित्र। ऐसे प्राणी को उसका दिल जैसे किसी ने दबोच लिया। दरवाजा खटखटाने पर एक निग्रो स्त्री ने दरवाजा खोला। 2 बच्चे जमीन पर खेल रहे थे। वे करीब 3-4 साल के लग रहे थे। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जीन और जॉन। घर में शराब की बू आ रही थी और गरीबी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी बातें, उनके कपड़े, उनका रहन-सहन उनकी संस्कृति को दर्शा रहे थे। यह मेरा भाई है जो खो गया था, अभी लंदन में है, मुझसे मिलने आया है। मार्टिन ने परिचय करवाया। कुछ पीने को दूं? नहीं थैंक्स। मुकेश ने दोनों बच्चों के हाथ में $100 का नोट थमाया। यह किस लिए? यह हमारा रिवाज है, पर ये तो पैसे बहुत हैं। कोई बात नहीं, रहने दो। अब यह रहना बेकार है। मार्टिन की दुनिया अलग है, मेरी अलग। साथ साथ पले बिना सिर्फ रक्त संबंध में से कोई मायने नहीं रखता, मुकेश ने सोचा। जिस भाई को देखने के लिए वह इतना व्याकुल था, वह निराशा में बदल गया। कुछ भी हो, भाई से तो मिल लिया। भारतीय संस्कृति में भाई बहन, बंधु बांधव का बहुत महत्व है, इसलिए भाई को देखने के लिए तड़प रहा था। पर मार्टिन में को ऐसा कुछ नहीं था। कितना अंतर शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे तुरंत नीलू की याद आई।
वह अगर मुन्ने की इस कहानी को सुनेगी तो रो पड़ेगी। बचपन से ही वह रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले नीलू से राखी बंधवाता, तब तक कुछ नहीं खाता था। उसी तरह सुमन नीलू से आरती करवाती। उनकी पढ़ाई के लिए एक ही टेबल बनवाया गया था। पढ़ाई लिखाई खाना पीना साथ साथ करते। इससे उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। अब इस विदेशी भाई में से कैसे नाता जोड़ेगा, इसमें तो समय लगेगा। और अमेरिका में तो लोग भागते रहते हैं, रिश्तों को कायम करने के लिए समय ही नहीं मिलता। अनाथ आश्रम में पले बच्चों को तो पता ही नहीं कि भाई बहन का प्यार क्या होता है। मुकेश ने वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। वह उठकर खड़ा हो गया और सोचा, इन लोगों से अब शायद ही मुलाकात हो, क्यों ना थोड़ी मदद कर दूं। जेब में हाथ डालते ही चेकबुक हाथ लगी। मार्टिन, तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। वो तो ठीक है, पर पैसा उसके लिए चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने तुमसे नहीं पूछा, क्या हमारे यहाँ बैंक नहीं है? मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं ऐसे गिफ्ट की उम्मीद नहीं करता। इसके अलावा तुम मेरे लिए अजनबी हो, और अजनबी से गिफ्ट या प्रेजेंट लेना ठीक नहीं। और तुमसे क्यों लूँ? मुकेश को लगा कि उसका स्वाभिमान भी ठीक ही था। मुकेश उससे अमीर था, उसे यह पता होते हुए भी उसने मुकेश की अमीरी का दुरुपयोग नहीं किया। यही अमेरिका की संस्कृति है। मुकेश को तुरंत सतीश की याद आई। जायदाद के लिए कैसे झगड़ रहा था। नीलू के मना करने पर भी सारे कागजात पर उसने हस्ताक्षर करवाए। गुड बाय मार्टिन, गुड बाय। बाहर निकलकर मुकेश ने कार का दरवाजा खोला। आखिरी बार बड़े भाई और उसके परिवार को देखा। वे सभी दरवाजे पर खड़े हाथ हिला रहे थे। मुकेश ने भी हाथ हिलाया और कार में बैठ गया। मुकेश की इस कहानी को सुनकर सोनिया हंसती। आपका रेड इंडियन भूत तो उतर गया ना? 1 महीना बीत गया। मुकेश और सोनिया भारत आने की तैयारी में लगे थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद सोनिया ने सुमन को नहीं देखा था। नीलू फोन पर फोन किए जा रही थी। पहले पिताजी फोन किया करते थे। सोनिया बोली, आपके वंश की जड़ों को ढूंढने का काम तो खत्म हुआ ना? चलिए, अच्छा हुआ। मुकेश ऑफिस के काम से और सोनिया अपनों से मिलने भारत जा रहे थे। निकलते समय सोनिया गंभीरता से बोली, सुनिए, लखनऊ में इन सब बातों की चर्चा मत कीजिएगा। जैसे मार्टिन की दुनिया अलग है, वैसे ही लखनऊ वालों की भी दुनिया अलग है। पिछले 3 महीनों में वे परिवर्तन को याद करके मुकेश स्वयं को अब हल्का महसूस कर रहा था। उसका जीवन झूले की तरह झूल रहा था। पिताजी से मिलने के लिए शुरू की गई यात्रा इस तरह मोड़ लेगी, पता ही नहीं था। तब के समय और अब के समय में जमीन आसमान का अंतर है। मुकेश के मन में जो ज्वालामुखी उठा था, अब ठंडा पड़ चुका। हवाई अड्डे पर नीलू आई थी। सोनिया को देखकर वह बहुत खुश हुई और भावावेश में उसके गले में लग गई। सुमन घर के बरामदे में ही खड़ी थी। वे सभी घर के अंदर आए। नाम के वास्ते मुंह दिखाकर सतीश चला गया। रात में खाना खाते समय मुकेश ने अमृतसर से संक्रमित तक की कहानी सुनाई। सुनकर सुमन दंग रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मुकेश ने सुमन से मजाक किया, माँ, अब मुझे भगवान की पूजा करने का हक नहीं। इंडियन नहीं, रेड इंडियन हूँ, मांसाहारी खानदान का हूँ। सुमन गंभीरता से बोली, मुन्ना, तुम उत्तम संस्कृति में पले हो। तुमने अपना कर्तव्य निभाया। रुपिंदर की मदद बुढ़ापे में करके उसे बहुत सहारा दिया। उसकी रही सही जिंदगी बन गई। अपनी पैतृक संपत्ति को त्याग दिया। मार्टिन की सहायता करनी चाहिए। सोनिया को उसके जीवन का निर्णय लेने की छूट दी। मुन्ना, भगवान की पूजा करने के लिए तुम्हारी जितनी हृदयता किसी से कम भी नहीं। नीलम ने मजाक किया, मुन्ना, शादी में मैंने छेड़ा था कि ईस्ट मीट्स वेस्ट, क्योंकि हमारे घर का दरवाजा पूरब की ओर था और भाभी के घर का पश्चिम की ओर। अब कहूँगी वेस्ट मीट्स ईस्ट, तुम पश्चिम की और भाभी यहाँ की। फिर नीलम क्षमा याचना के स्वर में बोली, मुन्ना, मुझे सचमुच कोई जायदाद संपत्ति पैसा नहीं चाहिए। सतीश को पैसों का बहुत मोह है। करीबी जिसने देखी है उसे पैसों का मोह ज़्यादा होता है। उन्हें एक तरह सुरक्षा की भावना मिलती है। वह सतीश हमारे जितना अमीर तो नहीं, इसलिए वह हमेशा पैसे जुटाने में लगा रहता है। मैं सारी जायदाद दोबारा तुम्हारे नाम लिख दूंगी। मुझे हरगिज़ नहीं चाहिए। मैं भी अपने बाप की बेटी हूँ। नीलू की बातों से मुकेश पिघल गया। फिर भी वह जायदाद लेने के लिए नहीं माना। नीलू दीदी, जीजा जी कारोबार के मामले में मुझसे होशियार हैं। उन्हीं को यह कारोबार संभालने दो। अगर कुछ चाहिए तो तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? तुम्हारे से मदद लूंगा। सभी जानते थे कि मुकेश कभी नहीं पूछेगा। फिर सुमन की तरफ देखकर बोला, माँ, मुझे अब वह लॉकेट चाहिए जिसमें 2 फोटो डलवाने हैं। नीलू बोली, अपना और सोनिया का? नहीं, माँ जी का और रुपिंदर का। मैं तो माँ और पिताजी का फोटो डालूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये देवता समान है। इन दोनों का आशीर्वाद और रुपिंदर की चैन जिंदगी भर मेरी रक्षा करेगी। मुकेश का काम खत्म होने को आया तो वह सोनिया को अमृतसर दिखा लाया। किशन अब सुधर गया। उसकी शादी पक्की हो गई। रुपिंदर ने किशन को ये बातें नहीं बताई, बताने की जरूरत भी नहीं समझी। सुमन ने मुकेश से कहा, सोनिया को रुपिंदर से मिलवा ला।
उसे भी अपनी बहू देखने दे। साथ ही जरा देख लेना कि किशन तुम्हारे दिए पैसों का सही उपयोग तो कर रहा है। मुफ्त का पैसा मिला कहीं बूढ़ी को तंग तो नहीं कर रहा। सुमन के अंतःकरण की गहराई नापी जा सकती है, नहीं जा सकती। रुपिंदर को वह अच्छी तरह समझ चुकी है। मुकेश को बताए बिना सुमन ने 1 लाख रुपए का चेक सोनिया के हाथ में देकर कहा, बेटी सभी बातें पति को बताने की जरूरत नहीं होती। मुन्ना को बताए बिना ये चेक रुपिंदर को दे देना, यह मेरी तरफ से है। बुढ़ापे में उसकी दवा के काम आएगा। मुन्ना के लिए उसने कोई कम संघर्ष नहीं किया है। सुमन का मन देखकर सोनिया मूक रह गई। फिर वही यात्रा, कानपुर, दिल्ली, अमृतसर। पर इस बार कोई तूफान नहीं था मन में। मुकेश का मन शांत था। सोनिया ने दिल्ली भी नहीं देखी थी। एक दिन दिल्ली, आगरा सब घुमाए, फिर अमृतसर गए। वहाँ गर्मी थोड़ा कम हो गई थी, मौसम सुहावना था। सबसे पहले वे सिखों के पवित्र मंदिर जाकर मत्था टेकाए, फिर जलियांवाला बाग देखाए जहाँ अंग्रेजों के ज़माने में हत्याकांड हुआ था। शाम को वे हरप्रीत के घर गए। हरप्रीत और उसकी माँ दोनों को देखकर बहुत खुश हुए, उनका बहुत सत्कार किया। रात का खाना वही खाने के लिए जिद की। हरप्रीत की माँ बोली, पुत्र रुपिंदर बहुत खुश है। तुम्हारा और तुम्हारे माँ का उससे किस जन्म का संबंध है पता नहीं, तुम्हारे उपकार ने उस बेचारे की जिंदगी बना दी। मुकेश कहने को हुआ जैसे मेरी जिंदगी उसके उपकार से बनी, और वह चुप रहा। सोनिया और मुकेश कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन टैक्सी लेकर वे अमृतसर के पास वाले गांव गए जहां रुपिंदर रहती थी। रुपिंदर को इसके आने की खबर दे दी गई थी, इसलिए वह उनकी राह देख रही थी। आते ही बोली, मुन्ना बहू को ले आया, अच्छा किया। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। दोपहर में खाने के समय मुकेश ने अपनी अमेरिका की कहानी सुनाई। रुपिंदर अवाक रह गई। मार्टिन के बारे में जानकर खुशी, वह जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, बस खुश रहे, गुरु उनकी रक्षा करे। रुपिंदर के मातृत्व ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आगे बोली, पुत्र किशन की शादी तय हो गई। तू अगली बार कब आएगा बोल, तभी शादी रखेंगे। तूने जो पैसा दिया है वह इसने मेरे नाम से ही रख दिया। किशन भैंसों का काम, खेत का काम सब अच्छी तरह संभाल रहा है। सब वाहिगुरु की कृपा है। मुकेश बोला, हमारे कारण शादी की तारीख मत टालिए। आपकी उम्र हो गई है, आपको सहारे की जरूरत है। किशन की बहू आएगी तो आपको आराम मिलेगा। जाने के पहले सोनिया ने जब सुमन का दिया चेक दिया तो रुपिंदर का मन अनुराग की धारा में बह गया। वह बोली, सुमन का दिल सोने का है, खुद कभी पैसे के पीछे नहीं भागी। मेरे बेटे के रूप में उसका भाग्य चमक गया। उसे शादी में आने के लिए जरूर कहना, नहीं आई तो ये पैसे वापस भेज दूंगी। बहू पहली बार आई हो, क्या दूं समझ में नहीं आ रहा। मैं ठहरी बूढ़ी, आशीर्वाद के सिवाय दे भी कह सकती हूँ। कान की पुरानी बालियां देकर बोली, इन्हें तुड़वाकर अपने लिए और किशन की बहू के लिए एक जैसा ही बनाना। किशन दोपहर में आया, बहुत बदल गया, समझदार भी हो गया। देखकर खुशी हुई। जाते समय सभी उन्हें गेट तक छोड़ने आए। पुत्र मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वह देर तक खड़ी कार को नजरों से ओझल होने तक देखती रही। अमृतसर से लौटने के बाद मुकेश ने सुमन को सारा किस्सा सुनाया। फिर पूछा, माँ तुम अमृतसर कब जा रही हो? किशन की शादी पर। रुपिंदर ने अभी तक किशन को बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ मुन्ना, उसने दुनिया देखी है, वह जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। बाकी दिन क्षण की तरह बीतने लगे। नीलू ने मुकेश और सोनिया को खाने पर बुलाया और तोहफे दिए। सतीश ने कोई विशेष आसक्ति नहीं दिखाई। वह अपना ज़्यादातर समय गारमेंट्स के बिजनेस में ही बिताता। और आखिर जाने का दिन आ गया। मुकेश सुमन के चरणों पर सिर रखकर बोला, माँ किसी देश में, किसी कुल में जन्म लेने से क्या होता है? आपने और पिताजी ने प्राणों से अधिक चाहा, मेरे जीवन के मूल्यों को सिखाया। मेरे लिए सभी कष्टों को चुपचाप सा मैं वह वापस तो नहीं दे सकता, कृतज्ञता के 2 आंसू दे सकता हूँ। तुम्हारी और रुपिंदर जैसी भारतीय माताएं कितनी महान है, यह मुझे आज महसूस हो रहा है। सुमन भावना में बह गई, शायद पति को याद कर रही थी। आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। सुमन ने उन्हें पहुंचने की जरूरत नहीं समझी। माँ का जीवन कितना विचित्र होता है। मेरा सगुन अच्छा नहीं कहकर सुरिंदर ने घर के बाहर निकाला, जबकि उसी बच्चे के सगुन से पिताजी का भाग्य चमका। मेरी जीवन यात्रा कितनी विचित्र है। सैंक्रामेंट से जालना, दिल्ली, कानपुर, फिर लंदन। अलग अलग भाषा, संस्कृति, जाति, माँ बाप मिले मुझे। मेरी भाषा भोजपुरी है, मैं भारतीय हूँ, मेरा देश भारत है, मेरी संस्कृति भारतीय है। सुमन और नीलू अब कुछ नहीं बोले। नीलम, अब मैं तुम्हें दीदी बुलाने में और गर्व महसूस करता हूँ। माँ तुम लंदन कब आओगी? तुम अपने पिताजी के श्राद्ध पर आओगे ना, तब चलूँगी, तुम्हारे साथ ही चलूँगी। उस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। माँ उसके लिए तो 6 महीने रुकना पड़ेगा, मुझे दादी बनने में तो 7 महीने बाकी हैं। मुकेश ने आश्चर्य से मुड़कर सोनिया को देखा। सोनिया ने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया।